आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम हिंदी से संबंधित व्याकरण, वर्णमाला से जितने भी तरह के सवाल होते हैं इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, हमारे वीडियो को अवश्य सपोर्ट करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है। इस मेहनत का आप लोग अवश्य सपोर्ट करें। तो शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो ये विषय है वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला को यहाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम स्वर वर्ण कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। अब स्वर के तहत दो हैं जिसे हम हर्स्व कहते हैं और दीर्घ कहते हैं। हर्स्व के तहत चार तरह के वर्ण आते हैं, आ, हर्षी, उ और री। और दीर्घ के तहत आ, दीर्घई, दीर्घ उ, ए, ओ और यानी दीर्घ के तहत स्वर कितने आते हैं? 7 आते हैं। अब आगे व्यंजन के बारे में जानिए। व्यंजन को इस तरह के जो वर्गों में बांटा है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और आगत। अब इसको हम लोग जानेंगे कि स्पर्श के तहत कौन कौन आते हैं। तो स्पर्श के तहत 25 तरह के व्यंजन हैं जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें 25 तरह के व्यंजन हैं। और उसके बाद इसी के तहत र और जो ढ हैं वो वर्ण के तहत आते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे 25 में से 2 को वर्ण का स्थान मिला है, बाकी को व्यंजन का स्थान मिला है। अब दूसरा अंतस्थ है। अंतस्थ के तहत य है, र है, ल है और ब है। ऊष्म के तहत तालबी स है, मूर्धन्य स है, दंती स है और हा। ये चार वर्ण जो व्यंजन जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। यानी इसमें क्या होता है? ताकत लगाकर बोला जाता है। इसको कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, तालबी सह, मूर्धन्य सह, दंती सह, हा। यानी ये क्या है? इसमें ऊष्म का मतलब होता है कि जिसमें हम ताकत का प्रयोग करते हैं, जोड़ लगाते हैं। इसका उच्चारण करने में हमें जोड़ का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन के तहत रखा गया। और संयुक्त व्यंजन के मतलब हुआ जो मिलाकर, जिन्हें छा, दो तरह, त्रा, ज्ञा, स्रा, यानी इस तरह के व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगत में आइए, ज और फ को क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। अब है अयोगवाद, जो ये हमेशा पूछता है। सबसे ज्यादा बार सवाल में आपको ऊष्म और अंतस्थ, इसके बाद अयोगवाद, अंग और आ। अंग और आ को क्या बोलते हैं? अयोगवाद बोलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य सपोर्ट करें। फिर है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान भी हमेशा पूछता है कि कौन से व्यंजन को कंठ से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, यानी उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान से कंठ से जो क वर्ग के तहत आता है उसे हम कंठ से बोलते हैं। साथ ही साथ ह, अ और आ जो विसर्ग होते हैं इसका भी कंठ से उच्चारण होता है। तालु, च वर्ग के तहत जितने भी व्यंजन आते हैं और साथ ही यह, तालबी, सहर्षी और दीर्घई, ये उच्चारण तालु से। तो फिर है तीसरा मूर्धा, जिसको हम ट वर्ग कहते हैं। यानी ट वर्ग का उच्चारण जो मूर्धा से होता है और साथ ही साथ इसमें र और मूर्धन्य स और री को भी जोड़ा जाता है। दंत से उच्चारण त वर्ग के तहत और इसमें ल और स को भी जोड़ा जाता है। ओष्ठ में प वर्ग के तहत जितने भी आते हैं उ और हर्षऊ और दीर्घऊ। नासिका से जो भी होता है उसमें ड़, य, न, न, म तथा अनुस्वार,
ये सभी के सभी नासिका, यानी नासिका का मतलब होता है जिसमें नाक का प्रयोग किया है। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, ना, या, यानी इसका उच्चारण नाक से होता है। कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब होता है ए और ए, यानी अ जोड़ ई बराबर ए, जिसको हम कंठ, यानी जिसमें अ और ई मिल जाए तो अ और ई से मिलने से ए का उच्चारण होता है, और ये जो है आ कंठ के तहत आता है। आ कंठ और ई तालु मिल करके कंठ तालु कहलाता है। ओ और आ और ऊ को जोड़ करके ओ बनता है, यानी आ से कंठ और ऊ से ओष्ठ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ का मतलब यानी जिसमें दंत का उच्चारण होता है, ये ब से होता है। आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लें। पहला है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर यानी य और ब को अर्ध स्वर कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन, यानी ये सब जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से एक दिया हुआ रहेगा, इसमें से कौन पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित या परकल्पित व्यंजन रा को बोला जाता है। उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढा को बोला जाता है। नासिक व्यंजन ड़ा, या, ना, न और मा को बोला जाता है। काकल या स्वरयांत्रीय व्यंजन, इसको हा को बोला जाता है। आगे संवृत स्वर हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री। अर्ध संवृत स्वर ए और ओ। विवृत स्वर आ और औ। अर्ध विवृत स्वर ए, आ, ए और औ को बोला जाता है। आगे अब हम लोग वर्ण के बारे में जान ले। यहाँ से वर्ण के बारे में, तो वर्ण क्या कहलाता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए आगे। भाषा, भाषा क्या है, भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियां होती है। आगे वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद, तो एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। ये वर्णों के भेद कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। वर्णों की संख्या 52 होती है, तो किस किस तहत के आता है, सभी का अपना पार्ट डिवाइड है। तो जिसमें 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 5 में यानी 4 वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 वो आगत कहलाता है और 2 ही आयोग वाह कहलाता है। ये जो 52 जो आपके वर्ण संख्या दिए गए हैं, इसमें देखिए क्या सभी क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ लेगा कि स्वरों की संख्या कितना है, अंतस्थ व्यंजन कितना है, ऊष्म व्यंजन कितना है। तो दोस्तों देखिए याद करने का तरीका, सबसे तो पहले जान लीजिए स्वर के बारे में, य र ल ब पढ़ जाइए तो आप जान जाइएगा कि ये स्वर के तहत आता है। अब आ जाइए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब जिसको हम स्पर्श करते हैं, क से लेकर के प तक के। अब उसके बाद अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अगर अंतस्थ पूछे, चाहे ऊष्म पूछे, चाहे संयुक्त पूछे, इसमें आपको 4 ही मारना है। अब रह गई बा आगत और अयोग बा, तो इसमें 2 ही 2 रहता है। याद करने में इसमें आपको ज़्यादा मेहनत, 1 2 4 बार वीडियो देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब है वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है, उसके बाद स्वर के बारे में।
जिन जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम उस वैसा उच्चारण जिसमें हम किसी दूसरे की सहायता नहीं लें, बल्कि क्या हो, स्वतः हो, तो ये क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है। स्वर को अच भी कहते हैं। देखिए यही ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया, आपसे पूछ देगा स्वर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितना है, 11। अब आइए स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की संख्या 11 होती है और इस 11 में आप आ आई पढ़ लीजिए और उसमें आप एगो री को डाल दीजिए। समझ गए। ये स्वरों की कैसे स्वर हैं, तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, दूसरे का सहायता ना ले। आगे स्वर के भेद। अब देखिए यहाँ 3 तरह के स्वर के भेद बताए गए हैं। एक को ह्रस्व कहते हैं, दूसरे को दीर्घ कहते हैं और तीसरे के पलूत कहते हैं। हर्ष के तहत कौन कौन आता है, तो अ, हर्षई, उ और री आता है। दीर्घ के तहत कौन कौन आता, आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ और औ। पलूत ओ, इम, ओ प्लस मा, है ना, ओ इम, ये यानी 2 व्यंजन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इनके उच्चारण में हर्ष स्वर, है ना। हर्ष स्वर क्या है, तो कहता है इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, तो हम इसको हर्ष स्वर कहते हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तथा इनके उच्चारण में कम ताकत लगती है, इसलिए हम इसको मूल स्वर के साथ साथ हर्ष स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है और इसमें अ, हर्षई, उ और री है। आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, तो इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। यानी दीर्घ के मतलब क्या, बड़ा, और लघु के मतलब क्या, छोटा। तो इसमें दीर्घ आ गया तो इसमें दुगना स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। अब इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। जैसे आ और ई मिलने से ए बनता है, आ जोड़ ए मिलने से ऐ बनता है, आ जोड़ उ बनने से ओ बनता है, आ जोड़ ओ बनने से औ बनता है। दोस्तों इसको अधन ओ भी कहा जाता है, यह भी जानिए। बहुत जगह आप पढ़िए, क्योंकि हिंदी उच्चारण में, संस्कृत उच्चारण में इसको क्या बोलते हैं, अधन ओ, है ना, अधन ए, ऐसे बोला जाता है। चलिए अंतिम 4 स्वर को संयुक्त मिश्र या संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है। आगे पलुत स्वर। देखिए पलुत स्वर इससे पहले भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है। इनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्रा का प्रयोग होता है। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं। पलुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं के अंक 3 को प्रयोग में लाया, यानी आयसनका को प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना। 2 स्वर के बीच में हम 3 वाले डॉट इन मात्रा को रखते हैं, तो हम इसको पलुत स्वर कहते हैं। आप जान लीजिएगा कि जब इस तरह का 2 स्वरों के बीच में लगा हुआ है तो ये पलुत स्वर कहलाते हैं। अब आगे जैसे ओ इम, ओ इम पलुत स्वर है।
अब आगे है स्वर। स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष के तहत आ, हर्षई, हर्षऊ, हरि 4 वर्ण। दीर्घ के तहत आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और 7 वर्ण। प्लुत में ओइम, प्लुत स्वर हैं, इसे 3 है ना, 3 के यानी जिस तरह से हम 3 लिखते हैं उस तरह से बीच में हम शब्दों के बीच में रखते हैं। और स्वरों की कुल संख्या तो आप जान ही गए हैं, आगे भी बताया गया है, 11 होता है। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी जिसमें स्वर की सहायता ली जाती है और उसके सहायता से जो बोला जाता है उसको हम व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी यह व्यंजन के मुख्य लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। व्यंजन की संख्या 33। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह, जिसको हम लोग हलंत कहते हैं, इस तरह से लगाया जाता है, तो व्यंजनों को हल भी कहते हैं। इनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल का चिन्ह हट जाता है। यानी इनके साथ जब किसी स्वर का मेल हो जाता है, यानी स्वर मिल जाता है, तो जो इस हलंत का प्रयोग करते हैं इस चिन्ह को हटा दिया जाता है और स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। संयोग के मतलब जुड़ जाता है। व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त, ये सब आगे भी वीडियो में बताया जा चुका है दोस्तों। क वर्ग से लेकर के प वर्ग को स्पर्श कहते हैं, यर अलावा को अंतस्थ कहते हैं, ताला तीनों सा के साथ ह को ऊष्म कहते हैं, ज फ को आगत कहते हैं और छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त कहते हैं। का जोड़ सा, ता जोड़ रा, ज जोड़ या, सा जोड़ रा, ये 4 वर्ण हैं। आगे व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं। स्पर्श, क से म तक कुल 25 वर्ण हैं। अंतस्थ, य, र, ल, व कुल 4 वर्ण हैं। ऊष्म, तालवी सा, मूर्धनी सा, दंडी सा, हा कुल 4 वर्ण हैं। स्पर्श। स्पर्श के तहत जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श कहते हैं। दोस्तों, स्पर्श का परिभाषा जान लें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का मुख के किसी भाग का, नहीं देखते बोल रहे हैं क, तो उच्चारण कैसे, जिह कहाँ टकरा रहा है, च कहाँ टकरा, मुख के किसी एक भाग से टक्कर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो भी व्यंजन होते हैं वो सभी के सभी स्पर्श होते हैं और ये 25 वर्ण हैं। अब अंतस्थ के बारे में जान ली। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उसे अंतस्थ कहते हैं। इनको यन भी कहा जाता है। यह स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 है ना, य, र, ल और व है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ कैसे बनता है, क हलंत धन सा, यानी त्र कैसे बनता है, त्र हलंत धन रा। ज्ञ कैसे बनता है, ज हलंत धन ज्ञ। स्र कैसे बनता है, तो तालवी सा धन रा। अयुग्मा। अब अयुग्मा के बारे में जाने। स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अर्ध है ना, हाँ, अनुस्वार जो है स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत जिसको अर्ध ध्वनि कहते हैं, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे में चंचल, दंत, कंठ, छंद,
आदि। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग है ना, किसके बाद होता है? स्वर के बाद। पृथक उच्चारण हरि, प्रातः, अतः, यानी क्या है? स्वर के बाद इसका प्रयोग होता है। आगे अर्ध स्वर य, व, पार्श्व। अब आगे है लुंठित या प्रकल्पित व्यंजन। अब है जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़कर खाकर कांपती रहती है उसे प्रकल्पित व्यंजन कहते हैं। प्रकल्पित व्यंजन के तहत र आता है। कौन आता है? र। पार्श्विक व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास जीभ के बगल से गुजरती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल कैसा? तो पार्श्विक व्यंजन है। आगे संघर्षी व्यंजन ज और फ। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है ना। श्वास कैसे है? तो रगड़ खाकर बाहर है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज और झ। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। आगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ। ये उच्छिप्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है फिर झटके से वापस आती है तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन है ड़, य, न, म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख अवयव वायु को रोकते हैं लेकिन वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलती है उन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों अब बस हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। यहाँ है सघोष ग, घ, ड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म। वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन क्या कहलाते हैं? यानी ड़, ढ, य, र, ल, ब, ह तथा सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं व्यंजन में। और अघोष के बारे में जानिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन तालाबी स, मूर्धन्य ष, दंती ये सभी के सभी अघोष कहलाते हैं। आगे अल्प प्राण क से लेकर के यहाँ क, ख, ड, च, य, ट, ड। वर्गों के पहले यानी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कैसे जान लीजिएगा कि वर्गों के पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। यही चीज आपको याद रखना है। इसमें य, र, ल और ब को भी जोड़ना है। समझ गए दोस्तों? अब महाप्राण के बारे में जानिए। ख अब उतना हमको नहीं देखना है। मेन हमारी वर्गों के दूसरे और चौथे व्यंजन क्या कहलाता है? तो महाप्राण और साथ ही ढ, तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और हा। आगे समृद्ध स्वर है ना। समृद्ध स्वर क्या है? तो समृद्ध स्वर के उच्चारण जो हैं समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। इनकी संख्या मुख द्वार सकरा मतलब छोटा हो जाता है। जैसे ई दीर्घई, ऊ दीर्घऊ, री यानी बोलने का जो भाग होता है उसको क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं मुख द्वार को। तो ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर इन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा हो जाता है। इनकी संख्या जैसे ए, ओ यानी थोड़ा बड़ा होता है ना। इस प्रकार विवृत स्वर विविध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। जैसे आ, ओ है ना, यानी ऐसी पता चलता आ पूरे मुख को क्या किए? खोले हुए। अर्धविविध स्वर इन स्वर के उच्चारण में
मुख द्वार आधा खुला रसे से अ ए ओ आधा खोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यह वीडियो बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अवश्य हमारे वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब